मेरी मार्कर की इंक ख़त्म हो गई है, सो आज हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। आज हम करेंगे निकोल प्रिज्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म वर्किंग किस फैक्ट पे बेस्ड है कि जब भी कैल्साइट क्रिस्टल से कोई रे पास आउट होती है वो ई रे एंड ई रे में स्प्लिट हो जाती है एंड बोथ ई रे एंड ओ रे हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओ रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बताया था, 1.658 एंड फॉर ई रे ये था 1.486 समथिंग, ये इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। फॉर द सोडियम लाइट, ये सोडियम लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। ओ रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी डायरेक्शंस में कांस्टेंट था। ई रे के लिए क्या था, 1.4862 टू 1.658 के बीच में था। मैक्सिमम कब होगा, ये सपोज प्रिंसिपल सेक्शन है, ये प्रिंसिपल सेक्शन है कैल्साइट क्रिस्टल का। इसमें सपोज ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस है। ऑप्टिक एक्सिस जब दोनों को जब हम कोई रे इस एक्सिस के अलोंग या इसके पैरेलल इस डायरेक्शन के अलोंग जब भी लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ओ रे एंड ई रे, ओ रे एंड ई रे दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, यानी ई रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा। ई रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू ये है, और ये कब होगी इसकी वैल्यू, जब इस डायरेक्शन के अलोंग लाइट इंसिडेंट कराएंगे। मिनिमम वैल्यू इसके लिए ये होगी। मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब लाइट इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, यानी इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जब भी लाइट इंसिडेंट कराएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ई इज मिनिमम 1.486। और बाकी इनमें से इन बिटवीन दिस टू डायरेक्शन कोई भी इंसिडेंट डायरेक्शन होगी, उसमें इन दोनों की बीच की वैल्यू होगी। तो इसमें निकोल प्रिज्म में क्या करते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल लिया, ऑक्टाहेड्रन जिसका रोम्बोहेड्रन जो स्ट्रक्चर होता है, ये इस टाइप से, ये हो गया। इसमें क्या था, ये एंगल 102 था। इसकी कंस्ट्रक्शन जब बताई थी कैल्साइट क्रिस्टल का जब स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें ये भी बताया था, ये एंगल कितना 102 था, ये एंगल भी 102 था और ये एंगल भी 102 था। ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे थी, ये एंगल 102 था, ये एंगल भी 102 था और ये एंगल भी 102 था। और इसमें प्रिंसिपल सेक्शन कौन सा है, इसमें ये प्रिंसिपल सेक्शन है, ये वाला, ये जो प्लेन है, ये समझ आ रहा है, ये इस टाइप से है। और प्रिंसिपल सेक्शन कौन सा है, ये दो कॉर्नर्स नीचे वाले इन दो कॉर्नर्स के बीच में मिला दो, ठीक है, ये इस टाइप से, ये वाला ए बी सी डी, ये प्लेन प्रिंसिपल सेक्शन है। ये प्रिंसिपल सेक्शन है। इसमें एंगल्स कितने होंगे, ये है प्रिंसिपल सेक्शन, इसमें ये एंगल होगा 109 और ये एंगल भी होगा 109 और ये दोनों एंगल्स होंगे 71 एंड 71। इसमें बाकी इन ये कॉर्नर इन दोनों पे एंगल, सारे कॉर्नर्स के एंगल कितने थे 102 एंड ऑप्टिक एक्सिस ये डायरेक्शन थी।
बाकी जितने भी कॉर्नर्स बचे उनमें 2 एंगल 78 के होंगे और बाकी एक कॉर्नर 102 एंगल का होगा। तो जैसे ये वाला प्रिंसिपल सेक्शन अगर हम इससे अलग कर लें, उसमें जो डायगोनली अपोजिट एंगल्स हैं वो सेम होंगे 109 एंड ये 71। तो अब निकोल प्रिज्म की कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करती है, इसका जो ये वाला फेस है, ये वाला, इसको ग्राउंड करते हैं और एक इस फेस को, ये दोनों फेसेस को ग्राउंड करते हैं। तब तक ग्राउंड करते हैं जब तक कि ये 71 वाला एंगल, ये यहाँ एंगल 109 है प्रिंसिपल सेक्शन पे, ये एंगल 109 है और ये एंगल 71 है। ये इस टाइप से सेम हमने निकाला है। तो इधर से इसको ग्राउंड करना शुरू करते हैं ताकि ये एंगल 71 की बजाय 71 की बजाय ये एंगल कितना रह जाए 68। ऐसे ही इधर से इसको ग्राउंड करते हैं, इधर से इसको ग्राउंड करते हैं ऐसे कि ये जो एंगल है ये 71 की बजाय कितना हो जाए 68, ये एंगल 68 रह जाए। तो दोनों ही डायरेक्शन से दोनों ही फेसेस को हम ग्राउंड करते हैं। इतना ग्राउंड करते हैं कि यहाँ पे ये एंगल आपका 68 रह जाए, यहाँ पे भी ये एंगल 68, ये आपके एंगल जितने भी बचेंगे उतने रहेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस क्रिस्टल को यहाँ से बीचों बीच यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से। ये प्रिंसिपल सेक्शन कैसे कट होगा, यहाँ से ये बचा, ये इसको कट करेंगे यहाँ से, ये इस तरीके से इसको कट कर लिया और इसको इस तरीके से करते हैं कि ये जो एंगल है इस फेस के साथ जो ये एंगल है ये 90 हो और इधर इस फेस के साथ जो एंगल है वो 90 हो। बीचों बीच इस तरीके से कट करते हैं कि ये जो सरफेस है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, ऐसे ही ये जो सरफेस है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। इसको 2 पार्ट्स में कर दिया। फिर क्या करते हैं, इसको स्मूथ करते हैं। ये वाले जो सरफेस इसके जो बचे 2 पार्ट्स जो अलग हो गए हैं दोनों को स्मूथ करते हैं एंड पॉलिश करते हैं। उसके बाद कनाडा बेल्जियम की हेल्प से इसको यहाँ पे सीमेंटेड कर देते हैं, यानी इसको चिपका देते हैं, वापस से जोड़ देते हैं। बीच में किसकी कोटिंग करते हैं, कनाडा बेल्जियम की कोटिंग करते हैं। उसके बाद से वापस दोनों को चिपका देते हैं। कनाडा बेल्जियम एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सोडियम लाइट के लिए कनाडा बेल्जियम का ये होता है 1.55, यानी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ई रे एंड ओ रे इन दोनों के बीच का होता है। ई रे एंड ओ रे के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कनाडा बेल्जियम का, और इसकी कोटिंग हमने यहाँ इस पे कर दी है और इसको वापस से जोड़ दिया। अब ये वापस इसको जोड़ने के बाद जो ये वाला सरफेस है, ये EFCD ये वाला जो सरफेस है इसको हम क्या करेंगे, ये वाला इसको ब्लैक कोटिंग कर देंगे इसके ऊपर। ऐसे ही इसका जो अपोजिट फेस है, ये फेस और इसका अपोजिट फेस दोनों पे ब्लैक कोटिंग कर देंगे। ये फेस एंड ये फेस दोनों ओपन रहेंगे, अपोजिट फेसेस को और इसको जो भी अपोजिट फेसेस हैं सबको हम ब्लैक कोटिंग कर देंगे। सिर्फ ये दो फेस हैं ये सिर्फ अनकवर रहेंगे। फिर इसमें होगा क्या, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कैसे काम करता है। लाइट इंसिडेंट की हमने इस पे, ये लाइट इंसिडेंट है, किसी भी एंगल पे जैसे इंसिडेंट कर दी है। अब ये 2 पार्ट्स में यहाँ से स्प्लिट हो गई है, एक ई रे दूसरी ओ रे। ये है ई रे, ये इसकी वाइब्रेशंस है इस डायरेक्शन में और ये ऐसे निकल जाएगी, ये इसकी वाइब्रेशंस है।
इन प्लेन ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन। जो ई रे है उसकी वाइब्रेशंस हमेशा ही इन प्लेन रहेंगी, और जो ओ रे है उसकी हमेशा ही परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जिस भी प्लेन में वो स्प्लिट हो रही है, जिस भी क्रिस्टल में, उसके प्लेन में होगी, इसकी वाइब्रेशंस ये होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। और ई रे की जो वाइब्रेशन है वो इन प्लेन रहेगी। ये ई रे है, ये ओ रे है। अब क्या होगा, जैसे ही ये ओ रे कनाडा बेल्जियम पे इंसिडेंट होगी, यहाँ क्या होगा, इसका ओ रे है, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1.658, और यहाँ कनाडा बेल्जियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55। यानी ओ रे क्या कर रही है, डेंसर टू रेयर मीडिया में एंटर कर रही है, डेंसर टू रेयर मीडिया में। और ये जो भी कंस्ट्रक्शन हमने की है वो हम इसके हिसाब से करते हैं। इसके लिए क्रिटिकल एंगल अगर हम निकालें ओ रे के लिए, साइन इनवर्स इसके लिए कितना है 1.55 बाय इसके लिए कितना था 1.658। ये हो गया क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता था, जब भी रे डेंसर टू रेयर मीडिया में एंटर करती थी। जब भी कोई रे डेंसर टू रेयर मीडिया में एंटर करती थी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉज 1, 2 और μ1 इज ग्रेटर देन μ2। डेंसर मीडिया में इंसिडेंट हुई, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये इंसिडेंट एंगल है। क्या होगा अगर डेंसर मीडिया में जा रही है, डेंसर टू रेयर रेयर मीडिया में जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर इसका इंसिडेंट एंगल हमने इंक्रीज कर दिया है, इसकी बजाय ये कर दिया है, तो ये इसका जो नॉर्मल पाथ था ये होना चाहिए था, अगेन अवे फ्रॉम नॉर्मल। हम इस एंगल को और इंक्रीज करते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे ऐसी आएगी, सपोज इस एंगल पे, इस ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और इसका नॉर्मल पाथ ये होना चाहिए था, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये कैसे चली जाएगी, ऐसे चली गई, या एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एंगल पे ऐसा आएगा कि ये यहाँ से आई और सीधे इस डायरेक्शन में अलोंग द सरफेस मूव कर रही है। अगेन हम इंक्रीज कर रहे हैं, ये पास हो जाएगी, इस मीडियम को क्रॉस कर जाएगी, यानी वापस से इंसिडेंट मीडियम में ही चली जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये चीज़ आपने पढ़ी भी होगी। तो जब भी इंसिडेंट रे ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे तो क्या करते हैं, वो अलोंग द सरफेस मूव करना शुरू कर देते हैं। सपोज यहाँ हमने इंसिडेंट की, ये अलोंग द सरफेस मूव करना शुरू कर दी। फिर इससे और ज़्यादा अगर एंगल हम लेंगे इंसिडेंट एंगल, तो उस केस में क्या होगा, ये इस मीडिया को इंटरफेस को क्रॉस करके वापस से इसी मीडिया में आ जाएगी पहले वाले में। तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल इसके लिए कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये 69 डिग्री आ जाएगा। तो यानी अगर हम ये सारी कंस्ट्रक्शन इस टाइप से करते हैं कि जो ओ रे है वो इस कनाडा बेल्जियम पे कितने एंगल पे इंसिडेंट हो, ग्रेटर देन 69 डिग्री, ग्रेटर देन 69 डिग्री। इसको हम कैसे सेट कर रहे हैं, एक तो जो ये स्लोप है कनाडा बेल्जियम वाली जो लेयर है, इसके स्लोप को हम एडजस्ट कर रहे हैं। 69 अचीव करने के लिए ये एंगल, इसको एडजस्ट किया, इसको इस तरीके से इतना ही रखना है। ये सारी सेटिंग करने के बाद ही ये सारी कंक्लूजन रिजल्ट्स निकले हैं कि ये एंगल कितना होना चाहिए, इसको कितना स्लोप देना कि इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी ये, एक तो ब्रेथ टू लेंथ रेशो, ये हम इस तरीके से लेते हैं। सपोज अगर ये 1 सेंटीमीटर है ये इसकी ब्रेथ, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गई, यानी लेंथ ब्रेथ की कंपैरिजन में 3 टाइम्स हम लिखते हैं। जितना हम ये वाली लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे, इसका ये स्लोप चेंज होता जाएगा। और दूसरा ये जो एंगल होगा इस पे भी डिपेंड करेगा कि ये, इसीलिए हमने 71 की बजाय इसको 68 रखा है। तो ये दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद अगर लाइट यहाँ इस पे इस सरफेस के नॉर्मल अगर इंसिडेंट हो रही है, तो वो कितने एंगल पे इंसिडेंट होगी,
और रे, क्योंकि ये रे कितनी डेविएट होगी रिफ्रैक्शन के बाद, वो चीज़ फिक्स है क्योंकि इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। तो इसलिए ये एंगल कितना 69 डिग्री, ग्रेटर देन 69 डिग्री हमने सेट कर लिया है। तो उसके बाद 60 ग्रेटर देन 69 डिग्री पे अगर ये यहाँ इंसिडेंट हो रही है कनाडा बेल्जियम पे, तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ट्रांसमिट होने की बजाय इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, वापस से ये उसी मीडिया में आ गई है। यहाँ वापस इस मीडिया में आने के बाद क्या होगा, ये वाली जो सरफेस है हमने क्या कर रखा था, इस पे ब्लैक पॉलिश कर रखी थी, ब्लैक कोटिंग थी। ये ब्लैक कोटिंग इस रे को अब्जॉर्ब कर लेगी। ओ रे हमारे पास अब्जॉर्ब हो चुकी है। अब ई रे का क्या है, ई रे इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, लेस देन दिस था। ये इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है, यानी ये इसके लिए रेयर मीडिया है, ये डेंसर मीडिया है। ये कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर मीडिया में जा रही है। यहाँ पे कोई इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा और ये इजीली ट्रांसमिट हो जाएगी। तो फाइनली जो हमारे पास हमें जो रे मिल रही है वो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही है। डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जिसमें लाइट वाइब्रेट कर रही है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जिसमें वाइब्रेशन नहीं होती, ये वाली वाइब्रेशंस हमने ब्लॉक कर दी है। तो ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। पोलराइजेशन हमने बाय रिफ्लेक्शन भी किया है, बाय रिफ्रैक्शन भी किया था और बाय ट्रांसमिशन भी किया था। टूरमैलिन क्रिस्टल के थ्रू जब लाइट पास करा रहे थे तो टूरमैलिन क्रिस्टल की जो प्रिंसिपल एक्सिस थी उसके पैरेलल जो वाइब्रेशंस थी सिर्फ वही पास आउट हो रही थी। ये टूरमैलिन क्रिस्टल था कोई, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस एक्सिस के पैरेलल जो वाइब्रेशंस हैं उनको सिर्फ ये पास कर रहा था, बाकी को ये ब्लॉक करा। परपेंडिकुलर जो इसके थी उनको टोटली ब्लॉक कर रहा था, उसके इसमें 0 इंटेंसिटी मिल रही थी। जो इसके साथ लेस देन 90 का एंगल बना रही थी वो उनमें कुछ थोड़ी बहुत पास आउट हो रही थी, कुछ इंटेंसिटी सिर्फ पास आउट हो रही थी। तो ये भी जैसे बताया था, अगर दूसरा टूरमैलिन क्रिस्टल इसके पैरेलल रखा है तो उस केस में क्या होगा, जब पैरेलल रखा है इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जैसे ही आप रोटेट करना शुरू करेंगे इंटेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही इसको हम 90 डिग्री पे रख देंगे, दोनों ही टूरमैलिन क्रिस्टल में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उस केस में इंटेंसिटी 0 मिल रही थी। बट इनमें क्या था, जो ओरिजिनल इंटेंसिटी थी उसकी कंपैरिजन में जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम थी। इस केस में हमें हाईली इंटेंस्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है इन कंपैरिजन टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और जो भी अदर मेथड्स हम यूज़ कर रहे थे पोलराइजेशन के लिए, इसमें सबसे इंटेंस लाइट हमें मिलती है। इसकी लिमिटेशंस क्या है कि अगर आपके पास हाईली कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट इंसिडेंट लाइट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में ये आपकी पॉसिबल है कि इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, या कोई ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें इसका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। ओके, क्योंकि ये अगर हम ये एंगल ये है इसका इंसिडेंट एंगल, दिस इज द नॉर्मल टू दिस सरफेस। अगर इस एंगल को हम डिक्रीज कर रहे हैं, इस एंगल को डिक्रीज कर रही है, ये लाइट इंसिडेंट लाइट ये है, इसकी बजाय अगर ऐसे इंसिडेंट करा रहे हैं, ये किसकी डायरेक्शन थी, ये ऑप्टिक एक्सिस थी, ये ऑप्टिक एक्सिस थी, ये वाली जो डायरेक्शन थी ऑप्टिक एक्सिस थी। तो जैसे जैसे एंगल ये डिक्रीज होता जाएगा ये इसके पैरेलल होती चली जाएगी, पैरेलल हो रही है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ई रे ये इंक्रीज होता चला जाएगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब ये एग्जैक्टली इसके पैरेलल हो जाएगी। जब एग्जैक्टली इसके पैरेलल इंसिडेंट करेंगे तो ई रे के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.658 होगा। ओ रे के लिए तो ऑलरेडी हर डायरेक्शन में सेम होता है, बट इस केस में ई रे के लिए भी मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये होगा। इस केस में दोनों ओ रे ई रे स्प्लिटिंग नहीं होगी इस केस में, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट पास आउट ही नहीं होगी। अगर हाईली डाइवर्जेंट रे हम यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में भी ये एंगल आपका चेंज हो जाएगा।
उस केस में क्या होगा, वहाँ भी आपका जो हो सकता है जो ई रे है, सॉरी ओ रे है, वो आपकी ग्रेटर देन 69 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट ना हो। कनाडा बेल्जियम पे अगर ये ग्रेटर देन 69 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट नहीं होगी तो ओ रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो अगर ये हाईली डाइवर्जेंट रे है तो उस केस में क्या होगा, ये एंगल लेस देन 69 हो जाएगा, तो और ये इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा और ये भी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो उस केस में अगेन हमें दोनों रे ट्रांसमिट हो रही है। तो इसकी लिमिटेशंस हैं, इसकी यूजेस क्या है, इसको हम एज एन पोलराइजर एंड एन एनालाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। एज एन एनालाइजर यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कैसे करेंगे, सपोज ये निकोल प्रिज्म है, ये निकोल प्रिज्म है, इस पे लाइट इंसिडेंट की इसमें जो पास आउट हो रही है वो कौन सी रे पास आउट हो रही है, जो इसके प्लेन में है, जो वाइब्रेशंस इन प्लेन है, ये वाली वाइब्रेशंस ही पास आउट कर रहा है। सपोज ये ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन है, दूसरा एक निकोल प्रिज्म और रखा, ये ऑप्टिक एक्सिस है। अब इसमें क्या, दोनों पैरेलल रखे हुए हैं, जितना एंगल वाइब्रेशन यहाँ ऑप्टिक एक्सिस के साथ बना रही थी उतना ही ये बना रही थी। जो भी वाइब्रेशन इन प्लेन होती है उसको ही हम ई रे बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर है उसको हम ओ रे बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगी, जो भी इसका प्लेन है, ये प्रिंसिपल सेक्शन है, उसके पैरेलल है यानी इन प्लेन है, तो ये ई रे है, एज इट इज पास आउट हो जाएगी। ये कनाडा बेल्जियम की जो भी लेयर थी वो ये है, हाँ? ये डायरेक्ट जो भी जैसी भी आई थी इंसिडेंट हो गई है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। अब सपोज इसको 90 डिग्री पे रख दिया, जैसे जैसे हम इसको रोटेट करना शुरू करेंगे, जैसे ही हमने इसको रोटेट किया उस केस में क्या हो जाएगा, ये एंगल इन प्लेन नहीं रहेगी, ओके, ये इन प्लेन नहीं रहेगी, ये अगेन स्प्लिट अप हो जाएगी, ई रे एंड ओ रे। जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया, उसमें किया था कि स्टार्टिंग में हम जब भी दो कैल्साइट क्रिस्टल हम रख रहे थे उसमें क्या था, जब भी ये पैरेलल थे लाइट इंसिडेंट हुई, स्प्लिट अप हुई, ये ई रे है, ये ओ रे है, एज इट इज पास हो रही है। इसमें हमें क्या मिल रही थी, दो डॉट्स ही मिल रही थी, सिर्फ दो रे ही मिल रही थी। जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा रोटेट किया उस केस में हमारे पास 4 डॉट मिल रही थी, 4 रे मिल रही थी। अगेन जो ये ई रे एंड ओ रे है इस क्रिस्टल में एंटर करते ही दोनों स्प्लिट हो गई थी। वो स्प्लिट क्यों हुई थी, यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हुई क्योंकि जो ई रे है उसकी वाइब्रेशंस इसके प्लेन में ही है, जो प्रिंसिपल सेक्शन है उसके पैरेलल है, उसी प्लेन में है, तो वो इसके लिए ई रे का ही काम करेगी, वो एज इट इज पास हो रही है। दूसरी रे, इसकी वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द पेपर है, ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये इसके लिए ओ रे का काम करेगी, ये ओ रे है, ये भी एज इट इज पास हो रही है। जैसे इसको किसी एंगल पे रोटेट कर दिया, रोटेट करते ही ना तो ये वाली इसके प्लेन में रही ना ये इसके परपेंडिकुलर रही, तो अगेन उस केस में ये भी स्प्लिट हो जाएगी, ये भी स्प्लिट होगी, ये स्प्लिट होगी, अगेन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस देगी, ये भी पैरेलल इन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उन दोनों में स्प्लिट अप हो जाएगी। जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था वो कैसे स्प्लिटिंग हो रही है, इसके कंपोनेंट्स कैसे कोई भी, जैसे ये है वेक्टर है, इसको हम कैसे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे थे। ये ए एम्पलीट्यूड था, ये एंगल थीटा था, तो ये ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा, ये इस तरीके से कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गई थी। अगेन इसलिए हमें 4 रे इसमें दिख रही थी। ऐसे ही इस केस में होगा, जैसे इसको रोटेट कर दिया 4 कंपोनेंट्स में ये डिवाइड 4 रेज में डिवाइड हो जाएगी, इसमें 4 रेज दिखेंगी और 4 रे वो क्या करेंगे, इसमें सिंगल रे क्यों पास हो रही है, और रे यहाँ सीधी क्या हो गया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही गया था अगेन यहाँ पे। तो जैसे इसको रोटेट किया हमने 4 रेस मिली हमारे पास, ओ रे, ई रे, O1, E1, O2, E2। ओ रे है, अगेन वो क्या करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो यहाँ आ जाएगी,
इसी मीडिया में, और जो ब्लैक सरफेस था इसका वो इसको अब्जॉर्ब कर लेगा और रे को ई रे को पास कर देगा। अब कंपोनेंट्स में ब्रेक हुआ है तो ऑफकोर्स इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही इसको किसी एंगल पे रोटेट करेंगे इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और एक पर्टिकुलर पोजीशन जब हम इसको इसके एग्जैक्टली 90 डिग्री पे रख देंगे, जैसे ही दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा इंटेंसिटी टोटली ब्लॉक हो जाएगी। 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये जब इसके 90 डिग्री पे है यानी इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी इसके 90 डिग्री पे हो जाएगी। और ये वाली जो वाइब्रेशन जो इन प्लेन थी अब की बार इसके प्रिंसिपल सेक्शन के 90 डिग्री पे हो गई है। ये इस टाइप से है और सपोज ये इसका प्रिंसिपल सेक्शन ये हो गया है, यानी इसके ये वाइब्रेशन अब की बार इसके परपेंडिकुलर हो गई है। परपेंडिकुलर हो गई है तो ये वाइब्रेशन या ये रे इसके लिए एज एन ओ रे इसके लिए एज एन ओ रे बिहेव करेगी। ओ रे अगर ये बन गई है तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ रे का अगेन इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये पास आउट नहीं होगी। ये मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये रे जो इन प्लेन थी जब ये इसके पैरेलल रखा हुआ था, इसको जैसे ही हमने 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया ये वाइब्रेशन ऐसी रहेगी, इसको 90 पे कर दिया है तो अब ये वाइब्रेशन क्या हो गई है, इसके 90 डिग्री पे हो गई है। इस प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन एंड इन वाइब्रेशन में एंगल 90 डिग्री है, यानी इसके लिए ये क्या है, ये वाली रे एज एन ओ रे है। और ओ रे इस पे कैसे क्या इंसिडेंट होगी कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा ओ रे का, और ये पास आउट नहीं होगी। यहाँ पे फाइनली हमें जीरो इंटेंसिटी मिलेगी। तो 90 डिग्री पे जीरो इंटेंसिटी, अगेन रोटेट करना शुरू करते हैं, उसमें इंटेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और 180 पे अगेन मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी।